कुछ क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट टीचर्स के जो अभी मैं लेने वाला हूँ। मैं थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोर भी हो जाते हैं। फास्ट जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हमारा क्या शेयर होता है जब हम लोग स्टूडेंट आपको रेफर करते हैं। तो हमारा जो शेयर होता है इसके अंदर अगर मैं परसेंटेज में बताऊं तो 40% से लेकर 10% तक के रेंज में हम लोगों का शेयर होता है। मतलब अगर किसी ने मुझे 100 रुपए दिया तो शायद से उसे 40 रुपए मैं खुद रखूंगा या फिर 10 रुपीज भी रखूंगा, डिपेंड कि उसने कितना पे करा है। अगर उसने बहुत ज्यादा पे करा है तो मेरा जो शेयर रहेगा ज्यादा भी हो सकता है, और अगर उसने कम पे किया है तो मेरा शेयर उसमें कम हो सकता है। तो बहुत सारे लोग मुझे जो पूछते हैं कि भाई परसेंटेज बेसिस पे तुम हमारे साथ में काम नहीं क्यों नहीं करते। कुछ टीचर मुझे बोलते हैं कि परसेंटेज हमें दो, 20 हम लोगों को 50% दो, 60% दो, 80% दो, इस तरीके से कुछ टीचर मुझे बोलते हैं। तो परसेंटेज पे मैं इसलिए नहीं देता ट्यूशन, उसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर मुझे 1,000 रुपया, जस्ट एग्जाम्पल 500 पर आवर का कोई ट्यूशन अगर मिला, उसमें अगर मैं आपको बोला कि भाई मैं 80% आपको दे रहा हूँ तो आप शायद से कर लोगे क्योंकि आपको 400 पर आवर मिल रहा है। लेकिन वही ट्यूशन अगर मुझे 200 पर आवर पे अगर मिल जाता है और मैं अगर आपको बोलूँ कि 80% दे रहा हूँ मैं आपको, और 80% लगभग 160 रुपया हो रहा है, तो आप शायद से नहीं करेंगे क्योंकि आप बोलेंगे 160 में कौन काम करेगा। तो परसेंटेज पे आप अगर सिर्फ हायर रेट पे काम करना चाहते हो और लोअर रेट पे काम नहीं करना चाहते हो तो परसेंटेज में कैसे ऑफर करूं। मैं तो एवरेज में कमा रहा हूँ, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो एवरेज में मैं कमा रहा हूँ। तो आप भी अगर आप एवरेज में कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में परसेंटेज पे काम करूंगा। लेकिन आप एवरेज में अगर नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ अगर हायर परसेंटेज वाला और अच्छा लीड अगर लेना चाहते हो, तो ऐसे केस में वो बाकी टीचर लोगों का क्या होगा जो बेचारे कम में भी करते हैं, ज्यादा में भी करते हैं, एवरेज में भी करते हैं। इसलिए परसेंटेज में काम नहीं करता। आपके साथ में जो कुछ भी आपका रेट रहता है वो मैं पूछ लेता हूँ, मैं मेरा रेट ऑफर करता हूँ, जहाँ पे म्यूचुअली अपना डिसाइड हो जाता है वहां पे हम लोग काम करते हैं। फिर उसमें मुझे कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है वो हम लोगों का पर्सनल लुकआउट होता है। मेरा जो एक्सपेंस है वो निकाल के जो भी बच जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको कोट करते हैं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं टीचर्स कि आप नियर बाय के ट्यूशन क्यों नहीं देते। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, नियर बाय के ट्यूशन में कैसे होता है, अगर आपका स्कोप ज्यादा है, स्कोप मतलब आप बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स ले रहे हो अपने, अगर थोड़ा वाइड रेंज ज्यादा, अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहे हो तो आपको ज्यादा लीड मिलने की चांसेस होता है। लेकिन अगर आपका कम है तो आपके नियर बाय में लीड जनरेट हो या फिर आपका नियर बाय का स्टूडेंट ही ट्यूशन लो ले, ऐसे जरूरी नहीं होता ना। तो ऐसे केस में आपको नियर बाय के ट्यूशन कैसे दे सकता हूँ। तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा नियर बाय का ट्यूशन देने की कोशिश करते हैं, वो देने की हम लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं क्या जो कम फीस चार्ज करेगा आपसे, क्या उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो क्या। आज ही एक टीचर के साथ में मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा था इसके ऊपर कि आपने एक ट्यूशन जो है दूसरे टीचर को क्यों दिया जो कि मेरे साथ में बात आपका हो चुका था। तो वहां पे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लो रेट हाई रेट इसके बेस के ऊपर हम लोग कभी भी ट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ट्यूशन में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, आपको आज बता रहा हूँ ताकि आपको बता रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। हमारे पास अगर कोई इंक्वायरी है, उनका एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद मैं हर लीड का इंक्वायरी जो कम से कम 5 लोगों से लेकर, 5 टीचर से लेकर 15 टीचर के बीच में शेयर कर देता हूँ एक साथ में। एक एक जन को कभी नहीं पूछता। उसके पीछे रीजन ये होता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है डेली का, मुझे कम से कम 5 जगह पे टीचर को असाइन करना है, कम से कम 5 टीचर को, कहीं का रिप्लेसमेंट है, कहीं का न्यू ट्यूशन है, अलग अलग तरीके से 5 से 10 जगह पर मुझे डेली का ट्यूशन टीचर असाइन करना है। तो अगर मैं एक एक जन को अगर पूछते रहूं तो मेरे लिए डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा। मैंने अगर 15 लोगों को एक साथ पूछा, उसमें से 5 लोगों ने इमीडिएट रिप्लाई कर दिया। इमीडिएट रिप्लाई करने के बाद उसमें से मैं देखता हूँ कि भाई किसके कौन सा, सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा देखने का ये रहता है जितने भी लोगों ने रिप्लाई करा हुआ है कौन से टीचर की वजह से कंप्लेंट कम से कम आएगा। सबसे पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरा ये है कि कौन से टीचर की वजह से कंप्लेंट पेरेंट का कम से कम आएगा। वो मेरे को समय के लिए किसी और चीज के लिए कॉल करके परेशान नहीं करेगा और मेरा का टाइम बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारा काम है, मैं इनका सिर्फ कंप्लेंट हैंडल करने का काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए मेरे पास और भी काम होने की वजह से मैं वो टीचर को सबसे पहला प्रेफरेंस दूंगा। अगर ऐसी किसी टीचर ने रिप्लाई नहीं करा तो दूसरा कैटेगरी मेरा उसमें हो जाता है कि उसके नियर बाय का कौन सा टीचर है जिसने रिप्लाई करा हुआ है, उसको मैं असाइन करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम लोगों का तीसरा कैटेगरी होता है, उसने भी अगर रिप्लाई नहीं करा हुआ है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी अवेलेबल टीचर है उसको असाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं टीचर असाइन किस तरीके से करना है, हम लोग सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को कुछ टीचर पूछते हैं कि आप जो है आपका जो ट्यूशन होता है और लाइफ टाइम तक आप कमीशन क्यों लेते हैं। लाइफ टाइम तक कमीशन इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है, उतना ज्यादा हम लोगों का कवर करना जरूरी होता है। अगर हम लोग उतना ज्यादा अगर कवर नहीं करें तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, और सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो आपको सैलरी कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टीचर को जुड़ेंगे कैसे। इसलिए हम लोग लाइफ टाइम तक जो है उसका कमीशन लेते हैं।
कुछ टीचर मुझे पूछते हैं कैन यू इंक्रीज द फीस आफ्टर 2-3 मंथ्स। कुछ टीचर मुझे बोलते हैं 2-3 महीना काम करते हैं, काम करने के बाद बोलते हैं कि दूर पड़ रहा है और बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीक है। कुछ टीचर्स तो मुझे बोलते हैं कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा होशियार है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे, तो क्या फीस बढ़ाएंगे क्या? अगर हम लोगों का 500 पर क्लास का अगर डिसाइडेड है तो बोलेगा क्या अभी उसको 600-700 कर सकते हैं क्या? तो ऐसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पेरेंट के साथ में ऑलरेडी हम लोगों का एक रेट डिसाइडेड है। एक रेट अगर उसके साथ में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो हाफ द वे मैं आपका फीस सडनली कैसे बढ़ा सकता हूँ? हाफ द वे फीस बढ़ाना मुश्किल है ना, क्योंकि अगर मैं उनको कैसे बोलूंगा कि भाई फीस बढ़ा के दो, क्योंकि हम लोगों का नाम होता है, एक काम करने का तरीका होता है। अगर मैं उनको बीच में अगर कुछ भी फीस बोलना चालू कर दूं तो क्या वो मेरे को नेक्स्ट टाइम रेफर करेंगे क्या? बोलेंगे लालची आदमी कुछ भी पूछते रहता है बीच में। ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सारे चीज इस तरीके से बीच में हम लोग कोई भी फीस नेगोशिएट नहीं कर सकते। कुछ टीचर मुझे पूछते हैं कैन आई विजिट द स्टूडेंट एंड देन टेल यू माई पॉसिबिलिटी टू वर्क विद देम। मैं पहले बच्चों के पास मैं विजिट करूंगा और फिर बताऊंगा कि मैं उनके साथ में काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। भाई तुम अगर वहां पे विजिट करोगे तो मेरा रेपुटेशन क्या हो जाएगा? मतलब मैं जब पेरेंट को बता रहा हूँ कि ये टीचर को मैं जानता हूँ, ये आपके यहाँ पे कर सकता है, ये आपके बच्चे का रिजल्ट ला कर दे सकता है, ऐसे टीचर को मैं असाइन कर रहा हूँ और उस तरीके से मैं असाइन भी करता हूँ। तो अगर आप जाके वहां पे मना कर दोगे तो पेरेंट को मैं क्या बोलूंगा? मतलब क्यों वो टीचर ने क्यों छोड़ के चला गया? मतलब उसको क्या रीजन दूंगा? तो ये सारा कन्विंस करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर ऐसा नहीं कर सकते। विजिट करने के बाद आप डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। आपने अगर विजिट कर लिया है, आप सोचिए पहले चालू करने से पहले, एक बार चालू कर दिए उसके बाद फिर डिसकंटिन्यू करने का मत सोचिए। दूसरे कुछ टीचर मुझे बोलते हैं कि मेरे समय पे स्टूडेंट क्यों अवेलेबल नहीं करा देते, मैं मॉर्निंग में फ्री हूँ तो मॉर्निंग के ही बच्चों को बोलिए ना लेने के लिए। उसका अगर मॉर्निंग में स्कूल रहेगा तो मॉर्निंग में ट्यूशन कैसे लेगा वो? तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना। तो हम लोगों को ये सोचना, थोड़ा ब्रॉड माइंड रखना जरूरी होता है, सोचना भी प्रैक्टिकली सोचना जरूरी होता है कि भाई बच्चे का अगर स्कूल है तो मॉर्निंग में कैसे लेगा? उसका जो टाइम अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से ही तो ट्यूशन लेगा, कभी भी हमारे हिसाब से अवेलेबिलिटी के हिसाब से नहीं लेगा ना। कुछ लोग मुझे टीचर्स बोलते हैं कि आपने जो लीड भेजा हुआ है वो अगले साल कंटिन्यू करना चाहता है या फिर अभी मैं आधे साल के बाद क्या उसके साथ में डायरेक्ट डील कर लूँ क्या? अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले इसीलिए सारा चीज समझाया कि हम लोग कितना मेहनत करके एक स्टूडेंट को लाने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ में अगर आपको मैंने रेफर करा आप डायरेक्ट डील कर रहे हो तो हम लोग क्या चीज के लिए फिर बैठे हुए हैं? हम लोग क्या करेंगे फिर? तो ये एक चीज होता है। दूसरा चीज ये हो जाता है कि कुछ टीचर ऐसा करते भी है, मैं देखिए ऐसे सभी लोगों को जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन कुछ टीचर कहते भी हैं कि भाई उसको एक बार मिल जाए वहां पे तो बोलता है कि मैं एक ही स्टूडेंट को खा के अच्छा खासा कमा लूंगा। तो आगे वाला जो आने वाला जो काम रहता है वो उनको नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता या फिर कम मिलना चालू हो जाता है क्योंकि हम लोगों को पता चल ही जाता है किसी भी तरीके से। क्योंकि जब कोई ट्यूशन आप डायरेक्ट टाइप करते हो किसी स्टूडेंट के साथ में तो वहां पे एक तो हमारा दूसरा टीचर काम करता रहता है या फिर किसी रेफरेंस से किसी पेरेंट से कहीं ना कहीं से हमें पता चली जाता है। तो ऐसे टीचर को हम लोग कंप्लीटली अवॉइड करना चालू कर देते हैं। उसको एक तो काम कम देते हैं या फिर अवॉइड करना चालू कर देते हैं या फिर देते ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है भाई इसका तो नियत खराब है, आगे जाके ये हम लोगों को फ्रॉड कर सकता है या फिर हम लोगों को डबल क्रॉस कर सकता है। तो ऐसे टीचर आपको काम मिलना कम हो जाता है। तो ये सारा अवॉइड करने के लिए क्यों ऐसे करना है? किसी के साथ में जुड़ के नेटवर्किंग बना के अगर काम करते हो तो आपको ज्यादा काम ज्यादा अर्निंग मिलने के चांसेस होते हैं। एक स्टूडेंट से आप ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लोगे? आपने किसी से डबल क्रॉस कर लिया, मैं आपको 500 दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, उससे आपने 600 ले लिया, 700 ले लिया, उसने 100-200 रुपया कम मेरे से कम कमा लिया, आपको थोड़ा ज्यादा दे दिया, इससे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डील करने से वो आपको डायरेक्ट टॉर्चर भी कर सकता है। दूसरा चीज कि आपका नाम खराब होता है, हमारे रिजल्ट में आपका रेटिंग कम हो जाता है, ये सारी चीजें भी हो जाती है। तो ऐसे करना ही क्यों है जो कि मतलब अनएथिकल हो जाता है। दूसरा मेरे को और एक टीचर पूछते हैं कि आधे साल होने के बाद अगर किसी स्टूडेंट ने मना कर दिया उनको तो मैं टीचर को रिप्लेस करता हूँ, हमारा पॉलिसी रिप्लेस करने का। तो रिप्लेस आपने इसलिए किया क्या क्योंकि आपको दूसरा कोई सस्ता टीचर मिल गया? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। बहुत ज्यादा काम होने की वजह से मैं बिना मतलब का एक अच्छा खासा चालू ट्यूशन है उसको मैं बंद करा के टीचर चेंज क्यों कराऊंगा? ऐसा मैं क्यों करूंगा? तो ये आपका पूछना ही गलत हो जाता है, क्योंकि मेरे को सस्ता मिल रहा है महंगा मिल रहा है ऐसे नहीं सोच रहा हूँ मैं। मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया एक ही है कि कौन सी टीचर की वजह से मुझे कम से कम स्ट्रेस होगा उस ट्यूशन को हैंडल करने के लिए। और सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी उसी टीचर को फर्स्ट प्रेफरेंस देने का होता है हमेशा। रेट मेरे लिए सेकेंडरी है। रेट भले थोड़ा ज्यादा चला जाए लेकिन हेडेक कम होता है, उसकी वजह से मैं और बिजनेस कर सकता हूँ, मैं खुद को ज्यादा ग्रो करा सकता हूँ। क्योंकि मेरे को ट्यूशन का फीस या फिर बच्चे जो है बाय डिफॉल्ट मिलते हैं क्योंकि मैं सर्विस मेरा 100% देता हूँ। टीचर से रिलेटेड हो स्टूडेंट से रिलेटेड हो मैं मेरा 100% दे रहा हूँ। तो पैसे का कमी नहीं मेरे पास, मेरे पैसे बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन
इंपॉर्टेंट ये है कि वो ट्यूशन लंबे समय तक चलना चाहिए, उसमें रेफर करना चाहिए 2 लोगों को, वो कंटिन्यू करना चाहिए, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो क्वालिटी डिलीवर करता है उसी को मैं ज्यादा प्रेफर करने की कोशिश करता हूँ। तो रेट ज्यादा मायने नहीं रखता, तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि रेट की वजह से मैं लोगों को रिप्लेस करा रहा हूँ फिर चेंज करता हूँ। दूसरे लोग मुझे बोलते हैं कि ग्रुप में ट्यूशन क्यों नहीं देते, मतलब 2-3 बच्चों को एक साथ जमा करिए और मेरे को वो रेफर करिए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए अगर आप लेट से कि 12th का मैथ्स पढ़ा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो 12th के मैथ्स के नियर बाय की बहुत सारे बच्चे जमा करना इतना आसान नहीं होता, उसी एरिया में सेम स्टैंडर्ड के सेम बच्चे मिलना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग ग्रुप नहीं बना पाते। ऊपर से हम लोगों का टैगलाइन ही है इंडिविजुअल ट्यूशन, तो इंडिविजुअल ट्यूशन का टैगलाइन होने की वजह से हम लोग जो है एक ही बच्चे को रेफर कर सकते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वहां पे ग्रुप बना के ट्यूशन नहीं दे सकते। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने रिजोल्व करने की कोशिश करी है।